जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है? पिछले 30-32 साल से कॉलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति करता है, कुछ अपने ही केसेस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये अपने ऊपर लिया कि वो हायर जुडिशरी को, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेंगे। और कई बार ये विषय चर्चा में आया कि क्या कॉलेजियम सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम है। इस सिस्टम के सामने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो सभी पार्टियों ने सर्वमत से पार्लियामेंट में पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और पिछले 5-7 सालों से ये बात चल रही थी कि सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बिल को एक नए रूप में विद फ्यू अमेंडमेंट्स के साथ लेकर के आना चाहती थी। और पिछले लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इसको पुश भी कर रहे थे, लेकिन जुडिशरी की तरफ से पुशबैक था। मुझे लगता है जस्टिस यशवंत वर्मा का ये जो केस है वो एक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और सरकार बहुत जल्दी ही व्यापक रूप से लोगों के साथ मशवरा करके, स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को एक नए रूप में लाने की तैयारी कर रही है। मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा के कारण से कोई गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है। गवर्नमेंट अगर सारी अपोजिशन पार्टीज़ भी अगर इस मूव को सपोर्ट करेंगी तो ही ये जो इशू अराइज होता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने पहले लाई है मोदी सरकार, जो पहली सरकार थी, पहले किसी ने ये स्टेप नहीं लिया, परंतु जुडिशरी ने। और जुडिशरी में क्या कि जो आरएसएस के सपोर्टर थे जुडिशरी में, उन्होंने भी इस जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था ये उसको अपोज किया। तो ये सब जब तक पूरे सब तक नहीं आएंगे, जब तक नहीं होगा। मेरा मानना है कि जो प्रश्न है आज का, जो चर्चा का विषय है, वो है भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है या नहीं। मेरी राय है, मेरा सुझाव है, आप सभी बड़े दिग्गज लोग हैं, कि अभी विषय वहाँ से शुरू करें कि भ्रष्टाचार है या नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो समाज के लगभग सभी वर्गों में व्याप्त है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि न्यायपालिका एक अभी आज की डेट में समाज में ऐसा स्थान रखती है जिसको अंग्रेजी का एक शब्द है सैक्रोसेंट, मतलब वो एक अभी भी पवित्र और अलग संस्था के नाते जानी जाती है, मानी जाती है। वहाँ यदि भ्रष्टाचार का विषय कुछ होता है या चर्चा में बात आती है, तो उस वक्त हमारे यहाँ भगवान श्री राम का भी उदाहरण है कि उन्होंने कोई भी ऐसी चर्चा यदि जनता में हुई तो उसके साथ में उन्होंने अपनी राय उठाई है। मेरा मानना इसमें ऐसा है कि न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेके यदि जनता के बीच में ऐसी कोई धारणा बन रही है तो उसके लिए क्या उचित कदम है वो उठाएं, और जो देश में एक डिबेट शुरू हुई है उसके साथ सकारात्मक व्यवस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो जस्टिस वर्मा का मैटर आया है, मीडिया में हम सभी लोग देख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जो ओवरऑल इशू चल रहा है कि कैश बरामद हुई है और वो कैश कहाँ से आई है, तो और वो पैसा जो आया है, क्योंकि जनरली नहीं, ये एक प्रोसेस का पार्ट है कि 2.25 लाख के नियर अबाउट सैलरी है जो कि सभी के अकाउंट्स में आती है, और ईडी या आरबीआई की गाइडलाइन है कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है कैश का वो कहाँ से आ गया। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा जाना जरूरी है कि अगर हमारी जुडिशरी में, जिसमें आम नागरिक की बात करें, वो भगवान की तरह देखते हैं हमारे जस्टिस को या पूरे सिस्टम को, कि वकील न्याय दिलाएगा, हमारा स्टैंड रखेगा, जस्टिस हैं वो भगवान की तरह हैं, वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो अकाउंटेबिलिटी कौन है, तो उस पर ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है।
करप्शन किसी भी फॉर्म में सोसाइटी में परसिस्ट करना, और ख़ासकर जुडिशरी में मेरे को लगता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी है। लेकिन हमें एक बात के लिए अवगत रहना पड़ेगा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों की बात करता है और जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। मेरे को नहीं लगता कि एक वकील के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा दिन एक भारत देखे जहां एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जजेस को बनाए, क्योंकि फिर भारत कभी ऐसा दिन भी शायद नहीं देख पाएगा जब एक हाई कोर्ट जज एक बैठे हुए प्रधानमंत्री का इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटी पाता है तो उसको कैंसिल करने की हिम्मत रख सकता है। आज के टाइम में गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेटर है इंडिया की कोर्ट्स के अंदर, और अगर आप चाहेंगे कि सरकार ही जजेस को अपॉइंट करे तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू का जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का, वो ही बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, मेरा कहना ये है कि भी करप्शन है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में है, और जुडिशरी में भी है करप्शन। मगर ये बात ये है कि भी जैसे जस्टिस वर्मा का केस आया है तो इस केस में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर कर रखी है, और हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए उस इंक्वायरी रिपोर्ट का, और वो इंसाफ मेरे हिसाब से सामने आएगा। और जहाँ तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है, इसको हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये बहुत गलत रहेगा पूरे देश के लिए। इसलिए हमें ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि भी कोलिजियम सिस्टम हो या कोलिजियम सिस्टम में कोई सुधार लाया जाए, उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। या अगर कोई नया जुडिशल कमीशन भी बनाते हैं तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रतीक, एक बात समझ में आती है कि 1992 से पहले कोलेजियम सिस्टम नहीं था। 124A आर्टिकल के तहत ही एग्जीक्यूटिव नियुक्ति कर रही थी। उस समय भी ऐसे जजेस आए जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो व्यापक चर्चा की आवश्यकता है वो ये नहीं है कि कोलेजियम सिस्टम बेटर है या उसमें क्या कमियां हैं, और शायद जजेस को एक काफ़ी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि जो कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं उन खामियों को सही किया जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बात पे नज़रअंदाज हुई। और आज जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो बात है वो ये नहीं है कि आप सारी पावर सरकार को ही दे देंगे, उसमें देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर, और ऐसे लोग इस फील्ड में से आने चाहिए कि वो उनमें से कोई राइटर हो सकता है, कोई कथाकार हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, जो आकर के अच्छे लोगों की जजेस में हाई जुडिशरी में नियुक्ति कर दे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के पास चली गई तो एग्जीक्यूटिव के पास कंप्लीट पावर हो गई। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और खाली नियुक्ति की बात नहीं है प्रतीक, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात जो आ रही है वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस भी है। इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है कि पिछले 70 साल में एक भी जज को हम इम्पीच नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि वो उस प्रोसेस में ही कितनी खामियां हैं। तो आपको नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको अकाउंटेबिलिटी को भी लेना होगा कि जिन जजेस को आप अपॉइंट कर रहे हैं उन्हें रिकॉल कर दे कि भी पावर उस कमीशन में। विकास जी, आपने जो मुद्दा उठाया, अगर हम आज देखें इस देश में लगभग 800 हाईकोर्ट जजेस हैं। अगर एक जज के मिसकंडक्ट के ऊपर हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करके नया एनजीएसी लाया जाए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं? आज हम आरोप की स्टेज पे है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है। अगर आरोप लगते हैं तो क्या आप डेमोक्रेसी को बंद करके तानाशाही इस देश के अंदर ले आएंगे? क्या अथॉरिटेटिव रूल ले आएंगे? आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हाईकोर्ट जज, हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, जब हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज किसी केस को देख रहे होते हैं तो उनके सामने सरकार का डिपार्टमेंट खड़ा होता है, ईडी खड़ी होती है, सीबीआई खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है, टैक्स ऑफिशियल्स खड़े होते हैं। अगर इन लोगों को आप ये पावर देंगे कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड आप उस जज के खिलाफ किसी भी तरह की कंफ्यूज करें कॉलेजियम में। एक मिनट कॉलेजियम कंफ्यूज मत करिए, ऐसे कंप्लीट करके कॉलेजियम अलग चीज है। आप मीरा स्वामी केस में लाइट में बात करें। 9 PM शो नहीं है, इसको एक-एक करके रखते हैं। नहीं, बीच में आपन में देख तो इसलिए देखिए, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए कंफ्यूजन हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम का विषय अलग है। कॉलेजियम जो है उसमें जो एनजेएसी बना 2014 में और 2015 में उसको जो हटाया गया, उसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जगह उसको बहुत बार चर्चा में नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी कहा गया।
क्योंकि उसमें क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कभी अपने भतीजे को, बेटे को, जूनियर को जज बना देते हैं जी। अरे भाई, मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या सिस्टम इवॉल्व होता है। आपका बेटा इंश्योर्ड है लगभग कि वो जज बन जाएगा। यदि आपने किसी को ऑब्लाइज कर दिया तो वो आके उसको जज बना देगा। देखिए, इन चीज़ों के लिए एक कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था अलग है और दूसरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के लिए कौन एजेंसी इसको सही तरीके से जज कर सकती है, उसके लिए फाइनली तो जुडिशरी के पास आएगा ही चार्जेस फ्रेम होने। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जजमेंट उस वक्त पास हुआ उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही इसमें एक्सक्लूड किए गए, लोअर जुडिशरी एक्सक्लूड नहीं है। तो क्या जज यदि उसको पुलिस को रोज डील करता है, जो सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट जज, वो एक्सक्लूडेड नहीं है उस 1991 के जजमेंट से? कितना ये इम्पार्शियल जजमेंट है। आप लोअर जुडिशरी को कहते हैं उसको तो तुम एफआईआर कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो सैक्रोसेंट हैं। मुझे लगता है कि इस पे एक बार रीथिंकिंग होनी चाहिए और नेशनल डिबेट होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। सर एक और चीज मैं एडिशनली ऐड कर रही हूँ सर, एक सेकंड, क्योंकि क्या है सर, फैक्चुअली जो करप्शन है, करप्शन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? नहीं, करप्शन सर, मैं कंप्लीट कर रही हूँ सर। करप्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कहीं केस पाया गया, किसी ने रिश्वत ले ली, क्या हम इसको करप्शन नहीं कहेंगे कि जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जिनके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि सर ने कहा, तो वो कैसे आ रहे हैं? आखिर उन लोगों के नाम कैसे रिकमेंड किए जा रहे हैं जो देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जुडिशियल, मुझे नहीं पता होता है कि किस हाई कोर्ट से कौन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बन के आ रहे हैं। वो सडनली हमें पता चलता है कि इनके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हाई कोर्ट में हमें सडनली पता चलता है। तो कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? तो जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या हम उसको करप्शन का पार्ट नहीं मानेंगे? कि आपने आधार क्या बना लिया? आधार आपसे पूछेंगे ना तो आप तो बिना बात के झूठी शिकायत कर दोगे। नो सर, आप ये गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। जो है नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। नो, आप गलत बात बोल रहे हैं। पहले समझ लो सिस्टम क्या है। आप बोल क्या रहे हैं सर? आप बोल क्या रहे हैं? नो, आप गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बता सर रहा हूं। देखिए, ये चीजें जो है ना, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। शिवाजी, आप सही कह रहे हो, एमओपी तो बने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। सिस्टम को जब सही फिक्स करने के लिए एमओपी की सरकार ने कहा कि कोर्ट का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बताइए कि वो सारा आजकल बताया जाता है, पर वो फॉलो नहीं है पुराना जमाना। अभी सर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि वो साइट पर आएगा, लेकिन सर कैसे नाम रिकमेंड किए गए हैं ना, किसको पता है? किसी को नहीं पता है सर। बता देता हूँ, आपको नहीं पता है। दिस इज द पार्ट ऑफ करप्शन सर। आज जब कॉलेजियम स्टे हाई कोर्ट का रिकमेंड करता है, वो डिक्लेयर करा जाता है। कहाँ पर डिक्लेयर किया गया है सर? सही बोला। एक मिनट सर, सॉरी टू इंटरप्ट। एक बार लिस्ट जो आती है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट आती है, वहाँ के कॉलेजियम ने यहाँ के कॉलेजियम को भेजा, यहाँ की कॉलेजियम और वहाँ की कॉलेजियम इन टच होती है, और जो लिस्ट वहाँ से बनता है वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के कॉलेजियम के विशेष के अगेंस्ट में बनता है। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ उस हिस्से को। वो मैं भी जानता हूँ। तो जानता हूँ सर, तो आप तो सब जानते हैं। मैं तो यही कर रहा हूँ। एक और लास्ट में सर एक चीज, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज उसी के वजह से ये कमी क्या है, इसकी वजह से सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप उसमें जो हर ओबीसी के, एससी, एसटी, विमेन के जो रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए वो कॉलेजियम के कारण नहीं है। कोई ना पहले था जब कॉलेजियम अरे तो नहीं था, तो अब तो होना चाहिए ना पहले था ना आज है मेरा, परंतु आज जो है सबको रिप्रेजेंटेशन लेडीज को भी दिया जा रहा है, एससी एसटी को भी दे रहे हैं, क्रिश्चियन को भी ये कॉलेजियम दे रहा है। और ये वाला इस चीफ जस्टिस ने तो इंटरव्यू लेने चालू कर दिया इस कॉलेजियम ने। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं कि पहले तो पता ही नहीं चलता था। सर यदि सब्जेक्टिव बात न करे, कोई चीफ जस्टिस हैं बहुत अच्छे होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट है चेंज हो गया सर, ये इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, पता नहीं चलता, आवाज निकलती है नहीं निकलती। आप मानेंगे कि 78 साल बाद अगर देश के आम नागरिक की आस्था जुडिशरी में से कम हो रही है, वो किसी भी रीजन से हो, तो आपको लगता नहीं कि आप इतने सीजन्ड वकील हैं और इतने वरिष्ठ वकील हैं और अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि एक देश व्यापक चर्चा हो और जो गलतियां हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करें। चर्चा तो होनी चाहिए, डिबेट हो। व्हाई शुड बी शाय अवे? हम क्यों ऐसा माने कि नहीं ये भगवान है और हमें इनके बारे में तो हमें आज 78 साल बाद अगर देश में ये समस्या ज्वलंत हो रही है कि जुडिशरी में विश्वास कम होता जा रहा है और प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट बनती जा रही है। 25-25 साल 30-30 साल तक लोग एडिया घसीट रहे हैं
इनमें अगर ये पूरी नेशनल Corruption जुडिशियल अपॉइंटमेंट पहले कमीशन भी की जगह थी, अगर आप उसे आज अकाउंटेबिलिटी भी है। कमीशन There कहते is हैं no तो dispute. उसको करना चाहिए हमको। करप्शन सर, पहले विकास भी सर, थी, we should not आज shy भी away है। from it. विकास सर, मैं टोटली Corruption सहमत हूँ। आज भी है, 40 साल से पहले केस भी थी। पेंडिंग है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? 40 साल से अगर कोर्ट में litigant बढ़ केस जाता है पेंडिंग आकर के। है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर में तो ओवरनाइट 12 बजे रात में कोर्ट खुल के जजमेंट होते हैं सर। वो गलत है। हाँ, तो गलत है तो एक बार गलत कौन Justice चर्चा Gord को करेगा भी सर? बोल देते हैं। 12 बजे चर्चा रात करना, में discussion 12 बजे रात में कोर्ट खुल के, चूंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है। मेरा मानना ये है, जो हमारा डिस्कशन हुआ है, हम सब में इस कंसेंसस है इस बात पे, हाँ, कि जुडिशरी में अगर कोई करप्शन है उसको एड्रेस करना चाहिए और स्टेप्स ऐसे उठाने चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो, ताकि पब्लिक का फेथ जुडिशरी से ना हटे। ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक का फेथ जुडिशरी में बना रहे। वो बताओ। नहीं, जो स्टेप उठाए, जो उसमें ये सर, है ना, या तो इसमें कोलिजियम मैं सिस्टम में, थोड़ा सा देखिए legal- स्टेप मैं बता रहा हूँ, देखो कोलिजियम सिस्टम में या तो आप सुधार लाइए, या क्या एमओपी सुधार, फॉलो वो करें, बताओ, नहीं, या तो वही एमओपी लाएंगे। फॉलो करो जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है, नहीं तो अदरवाइज जुडिशियल कमीशन का भी विकल्प डिस्कस होना चाहिए। ये साहब ठीक कह रहे हैं कि इसमें नेशनल डिबेट होनी चाहिए और सारे सबके व्यूज़ आने चाहिए, फिर कंसेंसस बनना चाहिए, फिर पार्लियामेंट इस बात को एड्रेस करे। और पहले वाला जो नहीं, जब जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया उसमें बड़ा सीधा प्रावधान था कि 6 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसमें से 3 जजेस होंगे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 1 लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 नेशनल पर्सनालिटी होंगे। Eminent person। और अगर आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर मानिए दिवंगत रतन टाटा जैसे लोगों को अगर आप लेकर के आते हैं या उस स्टेचर के लोगों को लेकर के आते हैं, क्या हमें उन पे विश्वास नहीं है? मुझे लगता है वो नहीं पूरे देश जानेंगे को विश्वास legal है। वो कौन- और अगर इस तरह कौन से candidate और अगर अच्छा हम है, वो डिस्कशन legal करके field का आदमी हो। अपॉइंटमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी को भी लेके आएंगे, मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा सर, इशू है। मैं